समीर महासेठ मतलब महासेठ, एक तरफ माधव आनंद मतलब महासेठ और आनंद। कोई नहीं है टक्कर में, नहीं पड़ना है किसी चक्कर में। आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि लड़ाई एक तरफा है, माधव आनंद कहीं है ही नहीं। बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और लालटेन युग को समाप्त किया। आप 1.5 साल तक मंत्री रहते हैं और मधुबनी में एक पैसा भी नहीं ला पाते हैं। क्या मजबूरी थी? आपसे भी वोट लेकर यहाँ की जनता का दिल जीत के जाऊंगा। माधव आनंद को क्यों वोट दिया? 16 साल तो लंबा वक्त होता है। 16 साल में एक छोटा सा बच्चा जवान हो जाता है। आपको 16 साल मौका मिला और मधुबनी मेरा अति पिछड़ा रह गया। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। जो लालटेन के सपोर्टर हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं, महागठबंधन के भी सपोर्टर हैं, वो दिल से नहीं चाहते हैं कि ये चुनाव जीते, क्योंकि मेरे सामने नहीं टिक सकते हैं। चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता होगा रोजगार सृजन पे काम करना, निवेश लाना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं चंदन झा। मेरे साथ जो हैं खास शख्स हैं और अभी मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं माधव आनंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हाट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपको ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझसे बात करनी चाहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, विरोधी को कैसे देखते हैं? क्योंकि विरोधी जो है एक तरफ समीर महासेठ मतलब महासेठ, एक तरफ माधव आनंद मतलब महासेठ और आनंद, तो विरोधी को कैसे देखते हैं आप? उस प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, जीतन राम मांझी जी को, चिराग पासवान जी को और हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने विचार विमर्श के बाद उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आदेश दिए कि आप मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़िए। तो जो उन लोगों का विश्वास हम पे उन्होंने किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक विरोधी को देखने की बात है, विरोधी भी तो इंसान है, वो हमसे उम्र में बड़े हैं। मैंने उनसे भी आशीर्वाद लेने का काम किया है और मैं अपने शब्दों में उनसे कहा, जो राजनीतिक भाषा होती है, जब उनसे 3 बार मुलाकात हुई विगत 5-6 दिनों में, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, संजोग है कि हम और आप मिल रहे हैं, हम अपने लोगों से तो आशीर्वाद ले ही रहे हैं, लेकिन चूंकि उम्र में आप मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं सम्मान करता हूं, मैं पैर छू के इस बार आपसे भी आशीर्वाद लेकर, आपसे भी वोट लेकर यहाँ की जनता का दिल जीत के जाऊँगा। तो क्या प्रतिक्रिया क्या थी? उन प्रतिक्रिया बहुत स्वाभाविक थी। मुस्कुराने लगे और गले मिले हमसे, प्रशंसा किया उन्होंने। जिस तरह के शब्दों का मैंने जिक्र किया, यूज़ किया, तो उन्होंने प्रशंसा की और मैं इसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन जो अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, जो रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज से हम लोगों में से किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए। राजनीति एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग विषय है। विरोध मेरा उनसे व्यक्तिगत विरोध नहीं है, विरोध मुझे उनकी नीति से है, नियति से है, ईमानदारी पे है। उनको लगभग 16 साल मौका मिला यहाँ सेवा करने का। 10 साल से लगातार विधायक हैं, पूर्व में एमएलसी भी रहे 6 साल, उद्योग मंत्री वो रहे और उद्योग मंत्रालय, जहाँ तक मुझे पता है, अगर बिहार सरकार का 3 लाख करोड़ का लगभग एनुअल बजट आता है और 3 लाख करोड़ में मुझे जहाँ तक याद है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ का बजट जो है उद्योग विभाग को मिलता है। आप 1.5 साल तक मंत्री रहते हैं और मधुबनी में एक पैसा भी नहीं ला पाते हैं। क्या मजबूरी थी? क्या आपकी नीति में खोट थी, नियति में खोट थी, या आप नहीं चाहते थे कि यहाँ से ईमानदारी से विकास हो? तो यहाँ की जनता इस तरह के प्रश्न जो है अब स्थानीय विधायक से पूछने का काम कर रही है। 16 साल तो लंबा वक्त होता है। 16 साल में एक छोटा सा बच्चा जवान हो जाता है। आपको 16 साल मौका मिला और मधुबनी मेरा अति पिछड़ा रह गया। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। इसीलिए बहुत सोच समझकर जितने भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, उन्होंने मुझ में विश्वास जताकर मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा है और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता पे। यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, भावुक है, जागरूक भी है और इस बार तो मुझे लगता है कि कोई लड़ाई ही नहीं है। और जो हम लोग कहते हैं ना, कोई नहीं है टक्कर में, नहीं पड़ना है किसी चक्कर में, तो इस तरह की जैसे भावना मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा, आपको लोग क्यों चुने? माधव आनंद को क्यों वोट दें? क्योंकि वो तो जांचे परखे हुए हैं। आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जांचे परखे हुए हैं और मधुबनी तो महासेठों के लिए रिजर्व रहता है कि महासेठ ही कोई ना कोई जीतेगा। देखिए, राजनीति में कुछ परमानेंट नहीं होता है। वो भी उसी मधुबनी ज़िले से आते हैं, मैं भी मधुबनी ज़िले से आता हूँ। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा मधुबनी से हुई है। मेरी पूरी फैमिली मधुबनी में है
तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में कोई भी पद परमानेंट होता है। उनको मौका मिला, जनता ने मौका दिया, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए जनता के प्रति। लेकिन जो उनका कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया। विरोध इसलिए है, जहाँ तक आप कह रहे हैं अजमाए हुए व्यक्ति, अगर वो उन्होंने काम किया होता तो आज मुझे लगता है लड़ाई एक तरफा होनी चाहिए थी। आज लड़ाई एक तरफा तो नहीं है, मैं भी नहीं कह रहा हूँ एक तरफा लड़ाई है। नहीं, आरजेडी वाले तो कह रहे हैं कि लड़ाई एक तरफा है, माधव आनंद कहीं है ही नहीं। आरजेडी वाले क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लालटेन युग तो समाप्त हो चुका है। मैं गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में 2 बहुत बड़े काम किए हैं। बहुत 2 बड़े काम तो उन्होंने अनगिनत किए हैं। अगर उन कामों का जिक्र किया जाए तो एक लंबी लाइन लग जाएगी, लेकिन 2 काम तो उन्होंने महत्वपूर्ण किया। बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और लालटेन युग को समाप्त किया। और लालटेन युग इसलिए समाप्त हुआ कि हर घर में उन्होंने बिजली पहुंचाने का काम कर दिया। तो जब हर घर में बिजली हो तो लालटेन का ज़माना तो रहा ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ा होता है एजुकेशन। विकास वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास विज़न हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वता हो, उसके पास अनुभव हो इन सारी चीज़ों का। अब वो जो पारंपरिक तरीका होता था राजनीति में पहले में, आज से 25 साल 50 साल पहले का, कि एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार के लोग लगातार चुनाव जीत रहे हैं, काम करें या ना करें, लेकिन एक अपने आप को बिजनेस बना लिया था राजनीति को। तो वही चीज़ यहाँ के स्थानीय विधायक का है और बिजनेस उन्होंने बना लिया। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने एफिडेविट में सब कुछ दिया है, लेकिन आप यह देखिए, उनके एफिडेविट से देखिए कि उनका बिजनेस किस तरह का है। आप विधायक होते हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, एक विधायक की सैलरी कितनी होती है, लेकिन इतनी संपत्ति कैसे इनका अर्जित हो गया। कई तरह के उनके ऊपर केसेस हैं, अब उनका भी एफिडेविट आपने पढ़ा होगा और मेरा भी पढ़ा होगा। तो आखिर जो करप्शन के चार्जेस लगते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगते हैं, कुछ न कुछ तो तथ्य होता है, तभी लगता है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है आज तक अपने जीवन में, तो मेरे ऊपर तो एक भी चार्ज नहीं है। तो निश्चित रूप से जनता को उन्होंने ठगने का काम किया है, जनता को बरगलाने का काम किया है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटकर उन्होंने जैसे वोट लेने का काम किया है। लेकिन इस अभी की जो स्थिति है मधुबनी में, जो वर्तमान स्थिति है, मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान स्थिति में उनके भी जो सपोर्टर हैं, जो लालटेन के सपोर्टर हैं, आरजेडी के सपोर्टर हैं, महागठबंधन के भी सपोर्टर हैं, वो दिल से नहीं चाहते हैं कि ये चुनाव जीतें, क्योंकि वो भी जानते हैं कि विकास नहीं हो पाया। मधुबनी की सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। अगर उद्योग मंत्री थे, अगर 1-2 उद्योग व्यवस्था यहाँ लगा देने का काम करते तो आज हमारे सारे युवा नहीं भटकते। आज सारे युवा भटके हुए हैं, उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, रोजगार सृजन पे कोई काम नहीं हुआ। मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हैं, असम में जाते हैं, जयपुर में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मजदूरी करते हैं। कितने के लिए? 20,000, 25,000, 15,000 के लिए। क्या 10,000, 20,000 की नौकरी की व्यवस्था यहाँ नहीं की जा सकती थी? चीनी मिल यहाँ था, उस चीनी मिल को जो शुरू करने की जैसे उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। जो चीज़ बंद पहले से भी था वो भी बंद पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में है। तो जनता तो सब समझती है। जनता अब जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में नहीं पड़ने वाली है। इस चीज़ को आप समझिए। जनता बहुत गंभीर है विकास के मुद्दे को लेकर, और लंबा वक्त उनको मिला है। अब इससे ज़्यादा क्या वक्त चाहिए? राजनीति एक क्या उनके लिए व्यवसाय हो चुका है और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उस विश्वास पर खड़ा उतरूंगा। चलिए, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए? क्या है मन में सपना? देखिए, मुझे चुनाव जीतेंगे यानी फ्यूचर होता है। ठीक है, आप पत्रकार हैं, आप बोल सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जीतेंगे और जीत रहा हूँ में अंतर होता है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपने समर्थकों पे भरोसा है। जहाँ तक आपने कहा कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, मेरी पहली प्राथमिकता होगी रोजगार सृजन पे काम करना। जब रोजगार सृजन की हम बात करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है। जितनी समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, पानी जल जमाव की समस्या, तमाम तरह की समस्याएं हैं। निवेश चाहे सरकारी क्षेत्र से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, निवेश तभी आएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप करेंगे। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगा रोजगार सृजन पे काम करना, निवेश लाना, चाहे वो भारत सरकार के माध्यम से हो या बिहार सरकार के माध्यम से हो या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं वहाँ से भी बहुत पैसा लाया जा सकता है। वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, बहुत सारे जगह से फंड लाया जा सकता है विकास की योजनाएं चलाने के लिए। और इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं देती है इस तरह की जैसे योजनाओं के लिए लगातार फंड कर रही है। तो आज जब व्यक्ति का नीति नहीं होगा, उनके पास नियति नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होगा, और मैं तो हमेशा से मेरे एफिडेविट में है, मैं तो इस एज में मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लगभग 50 से 60 कंट्री ट्रैवल करने का मौका मिला।
तो स्वाभाविक है जब मैं इतने कंट्री का भ्रमण किया, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां मैंने एक बार नहीं करीब 10 से 15 बार मैं जा चुका हूं, वहां की अर्थव्यवस्था का मैंने अध्ययन किया, तो मेरे मन में एक पूरा खाका तैयार है कि मुझे मधुबनी को कैसे संवारना है, कैसे सजाना है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जिस रूप में सोचते हैं कि विकसित मधुबनी की कल्पना उन्होंने की है, तो पूरा फ्रेमवर्क तैयार है मेरे दिमाग में, बस मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। और एग्जीक्यूट होगा जब 14 तारीख को, जब आपके पास रिजल्ट आएगा, जब जनता जनार्दन से हम आशीर्वाद, पूरा विश्वास है कि आशीर्वाद हम लेके यहाँ से जाएंगे, तो निश्चित रूप से विद इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम, ऐसा भी मैं नहीं कर, 5 साल लंबा वक्त होता है, अगर नियति सही हो, नीति सही हो और ईमानदारी सही हो, तो जितनी यहाँ की समस्या हैं, मुझे लगता है 3 साल यहाँ की समस्याओं को निदान करने के लिए काफ़ी है, बेशर्ते मैं ईमानदारी से काम करूँ। और मुझे अभी तक जो मेरा रहा है सब कुछ, मैंने अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से कोई काम किया है। अच्छा, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में एक सवाल सुनने को मिलता है आपको लेकर कि पता नहीं कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, और चूंकि अभी आप बता रहे थे कि हम यहीं के हैं, तो थोड़ा सा डिटेल अपने बारे में और अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में। देखिए, मैं मधुबनी जिला के ही हूँ। मधुबनी जिला से मैंने 10वीं परीक्षा पास की, 10+2 मैं पटना से किया। मेरी पूरी फैमिली, अभी भी पापा मम्मी सब मधुबनी में रहते हैं। मेरी सिस्टर यहाँ वॉटसन और सूर्य स्कूल में शिक्षिका रही है, अभी कुछ साल पहले रिटायर करी है। इस तरह की बातें कब होती है? जब विपक्ष के लोग इस बात को मान चुके होते हैं कि मेरी हार सुनिश्चित है। जो मैंने तो एफिडेविट में दिया है कि मैं कहाँ का हूँ, किस जिला का हूँ, मेरा वोटर आईडी कहाँ का है, मैं कहाँ से मैट्रिक पास किया हूँ, कहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, कहाँ से मैंने 10+2 की, तो सारा चीज़ तो पब्लिक डोमेन में है। इस तरह की बातें वो करके जनता को बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी हार को स्वीकार कर चुके हैं। उनको इस बार अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि जो कैंडिडेट उनके सामने है, जो एनडीए प्रत्याशी के तौर पे मैं हूँ, वो अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वो लड़ाई हमसे नहीं लड़ सकते हैं। लड़ाई लड़ने का यह अर्थ नहीं होता है कि मैं उनको गाली दूं, वो मुझे गाली दें, लेकिन बातों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से मैं उनको परास्त करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ का, क्योंकि मेरे सामने नहीं टिक सकते हैं। मैं तो आप सभी पत्रकार के भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि अगर इस चुनाव के माध्यम से और चुनावी प्रक्रिया के दौरान कभी मौका मिले तो हम दोनों को साथ में इंटरव्यू पे आप लोग बैठाइए, मज़ा आ जाएगा। साथ में बैठाइए, आप उनसे भी प्रश्न पूछिए, उनकी वाकपटुता को भी देखिए, उनके आंसर को भी सुनिए, और मेरा भी आपके प्रश्न का मैं भी जवाब दूंगा। फिर आप जनता पे छोड़ दीजिए कि बेहतर कौन हो सकता है। कौन? लोगों से आग्रह यही करूंगा। बिल्कुल, आपकी बात हम लोग पहुंचाएंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि कई देश में कंपनी अपनी उसकी शाखाएं हैं, तो बहुत लोग कहते हैं इतने पढ़ा लिखा लोग, इतना बढ़िया कारोबार अपना, अब फिर ये कहाँ राजनीति के उलझन में उलझ गए? राजनीति एक ऐसा माध्यम है, अगर मान लीजिए कि आप बिजनेस में हैं और कोई काम करना चाहते हैं तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब राजनीति में आप होते हैं और किसी भी सदन का आप हिस्सा बनते हैं, जो कि वो नीति निर्धारक सेंटर होता है, तो वहाँ काम करना आसान हो जाता है, आपको अपनी नीति को जो है क्रियान्वयन करने में आसानी होती है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि आपने क्यों चुना, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। मेरे जीवन में माँ ईश्वर की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, सभी मधुबनी वासियों की कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ है। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन चूँकि मैं मधुबनी ज़िला से आता हूँ और मधुबनी ज़िला में पला बढ़ा हूँ, मेरा सब कुछ मधुबनी ज़िला में है, तो बस मेरी एक ही इच्छा है कि मधुबनी का यह लाल अगर यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके जाता है, मैं इतना काम 5 साल में कर दूँ जो कि नहीं बोलना चाहिए इस चीज़ को कि मैं मरूं तो यहाँ का पूरा समाज जो है मुझे याद करे कि मधुबनी का बेटा मधुबनी के लिए इतना काम करके गया है। और यह तभी हो सकता है जब मैं सदन का हिस्सा बनूं, तब मेरे लिए काम करना आसान होगा। और इसी विश्वास के साथ एनडीए के सभी शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ भेजने का काम किया है। एक सवाल और, आप अभी कह रहे थे कि चुनाव जीतेंगे नहीं, हम समझिए कि चुनाव जीत गए हैं। और तो उपेंद्र कुशवाहा आपके जो पार्टी सुप्रीमो हैं, उनका एक कमेंट कि अगर माधव आनंद को आप जितवाते हैं तो समझिए कैबिनेट का मंत्री आप जितवा रहे हैं, तो इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जो मेरा संबंध है वह राजनीति से ऊपर उठ के है। हम 2015 से हम दोनों लगातार काम कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, और जब से मैं राजनीति में आया वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। तो हम दोनों की जो केमिस्ट्री है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और जहाँ तक वो हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचे हैं।
तो अगर उन्होंने इस तरह की बातें कही है, ठीक है, उनका विशेषाधिकार है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और स्वाभाविक है मेरी पार्टी गठबंधन का हिस्सा है। अगर यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो मेरी पार्टी से कोई न कोई तो मंत्री तो बनेगा ही, यह बात तो तय है। अब कौन मंत्री बनेगा, मैं बनूंगा या अध्यक्ष जी किसी दूसरे को बनाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है। उनकी इस टिप्पणी पे मुझे लगता है यह टीका टिप्पणी मेरे लिए करना उचित नहीं होगा। चलिए, न्यूज हाट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में और एनडीए के प्रत्याशी माधव आनंद हमारे साथ थे। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो मेरे मन में भी और आपके मन में, उन सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।